जय हिंद साथियों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। साथियों, ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आज हम आपके लिए कराने वाले हैं एमए पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर। एमए पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। साथियों, इस वीडियो में आपको हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको इस वीडियो हम कराने वाले हैं। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और वीडियो आपको देते रहें। क्योंकि साथियों हमारा थोड़ा मनोबल सा गिरता जा रहा है, क्योंकि जैसे हम भी कोई वीडियो बनाते हैं तो नहीं तो सब्सक्राइब आ रहे और नहीं उनको वीडियो पर वॉचिंग टाइम आ रहा और नहीं आप लोग लाइक करते हो, तो इसलिए मैं बनाने बंद कर दी थी। लेकिन कुछ साथियों ने, कुछ भाई बहनों ने कहा था कि आप सर वीडियो बनाइए, हम आपका वॉचिंग टाइम बढ़वाएंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो साथियों उनके कहने पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो मैंने फर्स्ट ईयर का बनाने का प्लान नहीं था। तो साथियों वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि हम संपूर्ण वीडियो को ताकि हम संपूर्ण पेपरों को आप तक पहुंचा सकें। यदि साथियों ऐसा हुआ तो हम वादा करते हैं हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए 100% कराएंगे और वो क्वेश्चन कराएंगे जो परीक्षा में फंसेंगे आपको। हम साथियों वादा करते हैं हम साथियों आपको अच्छे क्वेश्चन कराएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण। साथियों चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले साथियों फर्स्ट पेपर का हम सिलेबस देख लें। फर्स्ट पेपर का हम सिलेबस देख लें कि इस पेपर में हमें क्या क्या पढ़ना है। चलिए सिलेबस की तरफ चलते हैं, उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जो साथियों बुक का नाम है राजनीतिक विचारधाराओं की परंपराएं, एमए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस कोर्स फर्स्ट, यानी आपका पेपर फर्स्ट, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, लेटेस्ट सिलेबस, ट्रेडिशंस ऑफ पॉलिटिकल थिंकिंग, ट्रेडिशन ऑफ पॉलिटिकल थिंकिंग यानी राजनीतिक विचारधाराओं की परंपराएं, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और साथियों ये आपका फर्स्ट पेपर है जिसका पेपर कोड है G170। G170 साथियों पेपर कोड है। और साथियों इससे पहले हमने जो प्रीवियस ईयर में यानी 2022 में जो पेपर आया था उसको हमने अपलोड कर दिया अपने यूट्यूब पर। यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो आप उसको देखें, क्योंकि उसमें हमने बता रखे हैं कि 2022 में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। चलिए साथियों आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। चलिए साथियों इसमें देखते हैं हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। साथियों इसमें हमें 6 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला इंडियन धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र यानी भारतीय धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र। दूसरा ग्रीक प्लेटो और अरस्तु, ग्रीक प्लेटो और अरस्तु यानी यूनानी प्लेटो और अरस्तु, इसमें हमें पढ़ने हैं। तीसरा रोमन सिसरो सेंट थॉमस एक्विनास यानी रोमन्स सिसरो सेंट थॉमस एक्विनास, तीसरे चैप्टर में पढ़ना है हमें। और चौथे चैप्टर में यूरोपियन J.S. मिल एंड वेंथम, यूरोपियन J.S. मिल एंड वेंथम। पांचवा अमेरिकन डेविड ईस्टन जॉन रॉल्स, इसमें हमें 5वें चैप्टर में पढ़ने हैं। छठा थर्ड वर्ल्ड गांधी जूलियस और नीरेरे, क्या तृतीय विश्व गांधी जूलियस और नीरेरे, इसमें हमें पढ़ने हैं। तो साथियों आज हम आपके लिए कराने वाले हैं फर्स्ट यूनिट। कौन सी? फर्स्ट इंडियन धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र। इन दोनों में से आज हम आपको धर्मशास्त्र कराएंगे। चलिए आगे चलते हैं साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो साथियों ये आपका आ गया फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है इस क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं। प्रश्न 1, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के संदर्भ में धर्मशास्त्र पर एक निबंध लिखिए। यानी क्वेश्चन कह रहा था, तो क्वेश्चन को पढ़ लें पहले कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के संदर्भ में धर्मशास्त्र पर एक निबंध लिखिए, अथवा धर्मशास्त्र क्या है इसके विकास पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। साथियों ये आपका 2020 में क्वेश्चन आया था, हो सकता है कि इस बार भी रिपीट हो जाए क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए साथियों उत्तर की तरफ चलते हैं। धर्मशास्त्र संस्कृत ग्रंथों का एक वर्ग है। धर्मशास्त्र संस्कृत ग्रंथों का एक वर्ग है। इसमें सभी स्मृतियां सम्मिलित हैं, साथ ही 2 महाकाव्य और कुछ ग्रंथ भी सम्मिलित किए जाते हैं। यह वह शास्त्र है जो हिंदुओं के धर्म का ज्ञान सम्मिलित किए हुए है।
धर्म शब्द में यहाँ पारंपरिक अर्थ में धर्म तथा साथ में कानूनी कर्तव्य भी सम्मिलित हैं। धर्मशास्त्र के अंतर्गत कुछ प्रमुख स्मृतियों को सम्मिलित किया जाता है, जिनका संक्षिप्त विवेचन करने पर धर्मशास्त्र के विकास की भूमिका स्पष्ट होती है। प्रमुख स्मृतियों का संक्षिप्त विवेचन निम्नलिखित है। तो साथियों, प्रमुख स्मृतियों का संक्षिप्त जो विवेचन करेंगे वो निम्नलिखित है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट की तरफ चलते हैं। मनुस्मृति। मनुस्मृति को पढ़ते हैं। मनुस्मृति स्मृतियों में मनुस्मृति सबसे प्राचीन है। साथियों, ये आपको ब्लैक डॉट से हेडिंग डालनी है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन है। वेदों में भी मनु का उल्लेख मिलता है। वर्तमान में मनुस्मृति में 12 अध्याय तथा 2694 श्लोक हैं। कितने? मनुस्मृति में साथियों 12 अध्याय तथा 2694 श्लोक हैं। इसे आप याद कर लें, क्योंकि साथियों ये पॉइंट जो होते हैं ये पॉइंट ही आपको नंबर दिलाते हैं। भाषा एवं सिद्धांतों की दृष्टि से मनुस्मृति तथा अर्थशास्त्र में बहुत समानता है। दूसरा, याज्ञवल्क्य स्मृति। क्या? याज्ञवल्क्य स्मृति। स्मृतिकारों में याज्ञवल्क्य का नाम प्रमुख है। याज्ञवल्क्य वैदिक ऋषि परंपरा में आते हैं। वर्तमान में याज्ञवल्क्य स्मृति में आचार, व्यवहार एवं प्रायश्चित नामक 3 अध्याय हैं। इसमें 1012 श्लोक हैं। यो आपकी साथियों ये सेकंड नंबर की याज्ञवल्क्य स्मृति में जो श्लोक हैं साथियों वो आपके 1012 श्लोक हैं। और साथियों ये आपका तीसरा पराशर स्मृति। पराशर स्मृति में एक प्राचीन स्मृति है। पराशर को धर्मशास्त्र का प्रणेता कहा जाता है। वर्तमान में पराशर स्मृति में 12 अध्याय एवं 593 श्लोक हैं। किसमें? पराशर स्मृति में साथियों 12 अध्याय एवं 593 श्लोक हैं। नेक्स्ट, नारद स्मृति। नारद स्मृति में 2 संस्करणों में मिलती है। धर्मशास्त्रकारों की गणना में याज्ञवल्क्य ने नारद का नाम कहीं नहीं लिया है। वर्तमान नारद स्मृति में 1080 श्लोक हैं। कितने? 1080 श्लोक हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है साथियों बृहस्पति स्मृति। याज्ञवल्क्य ने बृहस्पति की गणना धर्मशास्त्रकारों में की है। बृहस्पति स्मृति पूर्ण रूप से नहीं मिलती है। बृहस्पति ने 19 व्यवहार पदों का वर्णन किया है। किसने? बृहस्पति ने 19 व्यवहार पदों का वर्णन किया है। कात्यायन स्मृति। व्यवहार पद के क्षेत्र में मनु, नारद, बृहस्पति तथा कात्यायन का विशेष स्थान रहा है। कात्यायन ने मनु, बृहस्पति तथा भृगु आदि धर्मशास्त्रकारों का नाम लिया है। जीवानंद के धर्मशास्त्रकार संग्रह में कात्यायन स्मृति 3 पाठकों, 29 खंडों एवं 500 श्लोकों में उपलब्ध है। धर्मशास्त्र के अंतर्गत उपरोक्त स्मृतियों के अतिरिक्त अनेक स्मृतियां उपलब्ध हैं, जैसे आगिरा स्मृति, पितामह स्मृति, अत्रि स्मृति आदि। इन सभी स्मृतियों में मनुस्मृति का महत्व अधिक है। धर्मशास्त्र के अंतर्गत 2 महाकाव्य रामायण तथा महाभारत को भी सम्मिलित किया जाता है। यानी धर्मशास्त्र के अंतर्गत 2 महाकाव्य रामायण तथा महाभारत को भी सम्मिलित किया जाता है। ये साथियों आप इसे पॉइंट में ब्लैक डॉट से अंडरलाइन करके इसे लिखें कि धर्मशास्त्र के अंतर्गत 2 महाकाव्य रामायण तथा महाभारत को भी सम्मिलित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। महाकाव्य साथियों ये जो आपके हेडिंग है साथियों इसको आप ब्लैक डॉट से लिखें ताकि अच्छे से उनको समझ में आए। जो आपके एग्जामिनर के चेकर होते हैं वो आपको नंबर हेडिंग के ही सबसे ज़्यादा मिलते हैं। हेडिंग का ही साथियों नंबर होता है। मैं आपको बता दूं, आप अच्छी हेडिंग डालें जो उस चैप्टर से रिलेटेड है, क्वेश्चन से रिलेटेड है। आप इस तरीके से हेडिंग बनाएं और हेडिंग को आप ब्लैक डॉट से लिखें। चलिए आगे देखते हैं। महाकाव्य में
धर्मशास्त्र के दो स्तंभ रामायण तथा महाभारत भी हैं। भारतीय इतिहास को अधिक से अधिक प्रकाश में लाने का श्रेय बहुत कुछ इन महाकाव्यों को ही दिया जा सकता है। रामायण में महाकवि वाल्मीकि ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जीवन चरित्र लिखकर तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक स्थिति को बोधगम्य बना दिया। रामायण के अध्ययन से हमें आर्यों, यवनों और शकों के संघर्ष का वर्णन प्राप्त होता है। इस महाकाव्य में राज्यों की सीमाओं का उल्लेख है। उदाहरण किसिकथा कांड में कहा गया है कि यवनों का देश और शकों के नगर कौरवों के देश तथा हिमालय के बीच स्थित है। यानी यवनों का देश और शकों के नगर कौरवों का देश तथा हिमालयों के बीच स्थित है। इसी प्रकार भारत के अन्य भूभागों के राजाओं के बारे में भी न्यूनाधिक वर्णन रामायण में मिलता है। चलिए साथियों महाभारत को देखते हैं। महाभारत भी धर्मशास्त्र एवं राज्यशास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। महाभारत के शांति पर्व के राजधर्म पर्व अध्याय में राजा के कर्तव्यों और शासन व्यवस्था के अनेक अंगों का विशद वर्णन है। इसमें राज्यशास्त्र की महत्ता का वर्णन है। अध्याय 63 और 64 और राज्य तथा राजतंत्र की उत्पत्ति पर महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किए गए हैं। अध्याय 56, 66 और 67 कई अध्यायों में राजा और मंत्रियों के कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों का वर्णन है। 55, 56, 70, 71, 76, 94, 96, 120 छह अध्यायों में कर व्यवस्था का विवेचन है। चलिए आगे चलते हैं। विवेचन है और 71, 76, 88, 97, 120, 130 परंतु राज कर्मचारियों के कर्तव्यों का विवरण अर्थशास्त्र अध्याय 2 के समान विशद नहीं है। स्वराष्ट्र शासन व्यवस्था का वर्णन संक्षेप में एक अध्याय में है 80 कौन से में 80 में परंतु पर राष्ट्र नीति और संधि विग्रह विशद को अधिक स्थान दिया गया है। अध्याय 20 और 86, 99, 100, 103, 110 और 113 निसंदेह महाभारत का राजधर्म विवेचन पूर्ववर्ती ग्रंथकारों से अधिक सविस्तार और सागोपांग है। संभवतः इसमें उनके कुछ सिद्धांतों और कुछ श्लोकों का भी समावेश हुआ है। शांति पर्व के राजधर्म पर्व के अध्याय के अतिरिक्त भी महाभारत के कुछ अध्यायों में राजतंत्र पर विचार किया गया है। सभा पर्व के 5वें अध्याय में आदर्श राज्य व्यवस्था का सरस और सुंदर वर्णन है। आदि पर्व के 142वें अध्याय में विशेष परिस्थितियों में राज्य कार्यभार में कूटनीति का भी समर्थन किया गया। सभा पर्व के 32वें और वन पर्व के 25वें अध्याय में आप धर्म का बड़ा मनोरंजक विवेचन है। धर्मशास्त्र एवं राजशास्त्र के निर्माताओं के सिद्धांतों और ग्रंथों का परिचय हमें केवल महाभारत और कौटिल्य के अर्थशास्त्र का अध्ययन करने पर ही होता है। यद्यपि इन ग्रंथों के विषय रूप, दृष्टिकोण और परंपराएं भिन्न हैं, फिर भी इनमें उल्लिखित पूर्व सूचियों के नामों में अंतर नहीं है। महाभारत का इस विषय का वृत्तांत प्राय दत्तकथात्मक ही है। इसमें कहा गया है कि प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने उस समय फैली हुई अराजकता का अंत करके समाज व्यवस्था पुनः स्थापित करने के बाद 1 लाख श्लोकों में विशाल राज्यशास्त्र की रचना की। इसे क्रमशः शिव, विशालाक्ष, इंद्र, बृहस्पति तथा शुक्र ने संक्षिप्त किया। महाकाव्यों से यद्यपि तत्कालीन राजनीतिक एवं सामाजिक विचारों, संस्थाओं आदि पर उपयोग प्रकाश पड़ता है, तथापि इन विवरणों
में कल्पना की इतनी प्रचुरता है कि कालक्रम की इतनी उपेक्षा है कि ऐतिहासिक उपयोग के लिए इनका प्रयोग सावधानी से अपेक्षित है। साथियों, यह आपका था फर्स्ट क्वेश्चन। क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम साथियों सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको संपूर्ण वीडियो दे सकें, संपूर्ण पेपरों की संपूर्ण वीडियो बनाकर देख सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रकृति पर प्रकाश डालिए। यानी प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रकृति पर प्रकाश डालिए। साथियों, यह आपका दूसरा क्वेश्चन है। तो उत्तर देखते हैं क्या है। पहले आप काली हेडिंग में डाल दें, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रकृति। क्या? प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रकृति। उसके बाद आपको करना है उत्तर। अभी हाल तक अनेक विद्वानों का मत था कि राजनीतिक चिंतन में भारत ने कोई योगदान नहीं दिया है। यह माना जाता था कि प्राचीन भारत में राजनीतिक चिंतन यदि चिंतन था तो हिंदू नीति विज्ञान या धर्म का हिस्सा था, एक हिस्सा था, उसको कोई अलग पहचान प्राप्त नहीं थी। परंतु यदि हम राजनीतिक की धारणा को भिन्न उपलब्ध स्रोतों में देखें तो यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारतीय विचारक न तो दर्शन शास्त्र से और न ही धर्म से भिन्न है कोई राजनीतिक की धारणा रखते थे। यह भ्रांतिपूर्ण निष्कर्ष जिस पर कुछ विद्वान पहुंचे इस तथ्य के कारण पहुंचे कि वे राजनीतिक और राजनीति विज्ञान की एक तयशुदा धारणा रखते थे जो कि पश्चिम से प्रभावित थी। यदि हम राजनीति को और क्षेत्रीय रूप से ऐसा संगठित समाज माने जो एक सर्वमान्य सत्ता के प्रति निष्ठा से जुड़ा था, हम उनसे शायद ही सहमत हो जो यह मानते थे कि प्राचीन भारत में राजनीतिक चिंतन का कोई योजनाबद्ध विकास नहीं हुआ। चलिए आगे चलते हैं। ये साथियों आप प्राचीन भारतीय राजनीति चिंतन की प्रकृति हेडिंग डालकर ये फिर आपको ये लिखना है, उसके बाद फिर आगे हेडिंग डालनी है आपको। चलिए देखते हैं। फिर डालें साथियों, नामावली की समस्या। क्या? नामावली की समस्या। नामावली की समस्या। यह भ्रम राजनीति के लिए प्राचीन भारत में प्रयुक्त अनेक समांतर शब्दों के कारण पैदा हुआ है। इसके अनेक नाम थे, यथा राजधर्म जिसका अर्थ है शासक की कर्तव्य, क्षत्र विद्या वह ज्ञान जो शासक को रखना चाहिए, राज्यशास्त्र शासन काल अथवा राज्य विज्ञान, दंड नीति दंड दिए जाने हेतु, आचार शास्त्र नीतिशास्त्र शासक व शासित दोनों के जीवन को नियमित करने वाला, नीति विज्ञान अर्थशास्त्र भूमि अर्जन और रख रखाव की कला है। जो साथियों आपकी नामावली की समस्या है वो आपकी ये है। और नेक्स्ट, मत्स्य न्याय की संकल्पना। प्राचीन भारत में हमारे पास प्राकृत अवस्था संबंधित पाश्चात्य अवधारणा के समतुल्य एक शब्द है, इसको मत्स्य न्याय कहा जाता है। मत्स्य न्याय किसे कहा जाता है? जो प्राचीन भारत में हमारे पास प्राकृत अवस्था संबंधित पाश्चात्य अवधारणा के समतुल्य एक शब्द है, इसे मत्स्य न्याय कहा जाता है। यथा बड़ी मछली द्वारा छोटी को खा जाने की अवस्था प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में हमें मत्स्य न्याय शब्द पाते हैं, जो कि बल प्रयोग अथवा दंड के अभाव में कार्य व्यापार की अवस्था को स्पष्ट करता है। बल प्रयोग को राज्य के पीछे परम आदेश समझा जाता है। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया जाता है कि बल प्रयोग यादृच्छिक रूप से नहीं किया जा सकता और यह देखने के लिए अनेक नियंत्रण लगाए गए हैं कि वह व्यक्ति जिसे शासन करने का अधिकार सौंपा गया है अपनी मर्जी से बल प्रयोग न करें। साथियों यह
मत्स्य न्याय से समझ लें कि जो समुद्र में सबसे बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खा जाती है, जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खा जाती है। तो इसी से आप अंदाजा लगा लें कि मत्स्य समाज में जो बड़े लोग हैं वो छोटे लोगों को आगे बढ़ने नहीं देते। कुछ लोग, मैं सभी की नहीं कह रहा, कुछ लोग, तो इसी से आप बना लें इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। भिक्खु पारेख के अनुसार, ये आपके भिक्खु पारेख एक दार्शनिक है, इनके अनुसार हिंदू राजनीतिक विचारकों ने राजनीतिक जीवन का दो मुख्य अवधारणाओं में वैचारिकरण किया, धर्म और दंड। किस पर? धर्म और दंड दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर हैं। दंड शब्द का अर्थ है अनुशासन, बल प्रयोग, निग्रह, दमन अथवा सजा। जो आपका दंड शब्द का अर्थ है वो अनुशासन, बल प्रयोग, निग्रह, दमन अथवा सजा। धर्म वो जो समाज को बांधे रखता है। इसकी उत्पत्ति संस्कृत के मूल शब्द धैर्य से हुई है, जिसका अर्थ है पकड़ के रखना। धर्म और दंड से समाज एकजुट रह सकता है। जब प्रत्येक व्यक्ति और समूह अपने अपने विशिष्ट कर्तव्यों का पालन करते हैं, इसके वर्णाश्रम धर्म का पालन करके प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। वर्ण धर्म का अर्थ है उस समूह के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का कड़ाई से पालन करना, जिससे हम संबंध रखते हैं। यथा भारतीय संदर्भ में जाति, इसलिए यह राजा का कर्तव्य था कि वर्ण धर्म को कायम रखें। वर्ण संकट यथा विभिन्न वर्णों का मिश्रण किसी भी कीमत पर टाला जाना है। इस बारे में विविध वर्णन मिलते हैं कि क्या होता है यदि विभिन्न वर्णों से ताल्लुक रखने वाले सदस्य धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, महाभारत में दिए गए अपने अपने वर्णों से जुड़े नहीं रहे। तो धर्मशास्त्र लेखकों ने व्यक्तियों एवं सामाजिक समूह, सरकार समेत के धर्म पर ध्यान लगाया। आगे चलते हैं। उन्होंने हालांकि छानबीन के एक भिन्न एवं स्वायत्त विषय के रूप में राजनीतिक धर्म को मुहैया कराने का प्रयास नहीं किया। जो उन्होंने किया वो था सबको एक आचार संहिता प्रदान करना। राजनीतिक इस मुख्य धारा के प्रति प्रासंगिक थी। धर्मशास्त्रों के अधिगम की तुलना में अर्थशास्त्र के लेखक दंड की व्यवस्था और प्रक्रिया में अधिक रुचि रखते थे। क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कि उत्तर में धर्मशास्त्र के अधिगम की तुलना में अर्थशास्त्र के जो लेखक थे दंड की जो व्यवस्था थी और प्रक्रिया में अधिक रुचि रखते थे। आगे, कौटिल्य का अर्थशास्त्र सरकार की प्रकृति व संगठन, दमनकारी शक्ति के प्रयोग की प्रकृति व विधि, सत्ता कैसे हासिल की जाए, संबंधित रणनीतियों व सत्ता कायम रखने की कार्यविधि, वर्णों की संभावित खतरा, राज्य की प्रकृति या तत्व तथा उनके साथ क्रिया व्यापार का सर्वोत्तम तरीका आदि के विषय में विस्तृत जानकारी देता है। अर्थशास्त्र के लेखकों की पुस्तकें विशेष राजनीतिक थीं। जो आपके साथियों अर्थशास्त्र के लेखकों की जो पुस्तकें थीं वो विशेष राजनीतिक थीं। चलिए आगे देखते हैं। धर्मशास्त्रों व अर्थशास्त्रों के दो अभिगम मुख्य तौर पर अपनी विषय वस्तु में भिन्न थे। एक धर्म के दृष्टिकोण से राजनीतिक जीवन का अन्वेषण करता है, तो दूसरा दंड के दृष्टिकोण से धर्मशास्त्र विधिवादी और धर्मोन्मुखी थे, जबकि अर्थशास्त्र संस्था एवं राजनीतिक पर ध्यान केंद्रित करते थे और अवस्थिति में धर्मनिरपेक्ष थे, क्योंकि कोई भी अभिगम अपने आप से परिपूर्ण नहीं था, न ही अपने अनुयायियों द्वारा पूरी तरह से कोई प्रशंसा प्राप्त। ये दोनों मिलकर भी राजनीतिक चिंतन की हिंदू परंपरा का निर्माण करते हैं। साथियों
ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो साथियों परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। परीक्षा में ये क्वेश्चन साथियों रिपीट होते रहते हैं, तो साथियों आप ध्यान से वीडियो को देखें, एक बार में समझ नहीं आया 2 बार देखें, 2 बार नहीं आया 3 बार, तो आपको साथियों एग्जाम तक ये 2 या 3 बार आप वीडियो को देख लोगे तो मैं साथियों विश्वास दिलाता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ आपको कि आप एक उच्चतम अंक प्राप्त कर लोगे। साथियों जैसे ही आप क्वेश्चन करें तो आप उसमें हेडिंग का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हमें हेडिंग के ही ज़्यादातर नंबर मिलते हैं। साथियों हम आपको यही बताएंगे कि पेपर स्टार्ट किस तरीके से करना है। आप पहले इनको पढ़ लो, उसके बाद पेपर स्टार्ट होने से एक दिन पहले हम आपको बोर्ड के माध्यम से बताएंगे किस तरीके से आपको पेपर करना है। तो साथियों आप वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही हम कोई नोटिफिकेशन, जैसे ही हम कोई सूचना डालें, वीडियो अपलोड करें, आप तक उसकी सूचना पहुंच जाए। चलिए क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। साथियों इस वीडियो पर यदि आप सभी भाई बहनों का प्यार मिला तो हम आशा दिलाते हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम साथियों प्रत्येक पेपर को हम इसी तरीके से कवर कराएंगे। साथियों इस वीडियो पे आप सभी साथियों का भरपूर प्यार मिला तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम इस वीडियो को, इन पेपरों को, संपूर्ण पेपरों को अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। यदि साथियों प्यार नहीं मिला तो हम साथियों थोड़ा सा ये लगता है कि यार वीडियो बनाकर क्या करेगा, जब कोई लाइक नहीं कर रहा, सब्सक्राइब नहीं कर रहा तो वीडियो बनाने का क्या फायदा। तो साथियों हम आपसे कुछ नहीं मांगते, केवल आप लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथियों इसमें आपका कुछ नहीं जाता। तो साथियों इसलिए हम आपसे कहते हैं कि वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपको संपूर्ण वीडियो अच्छे क्वेश्चन आपको देते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यदि साथियों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं साथियों। प्रश्न 3, धर्मशास्त्र के प्रमुख ग्रंथ मनुस्मृति के रचयिता मनु के राजनीतिक विचारों के महत्व की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, पढ़ लें कि धर्मशास्त्र के प्रमुख ग्रंथ मनुस्मृति के रचयिता मनु के राजनीतिक विचारों के महत्व की विवेचना कीजिए। तो साथियों उत्तर लिखने के बाद हमें सबसे पहले हेडिंग डालनी है, मनु के राजनीतिक विचारों का महत्व। मनु के राजनीतिक विचारों का महत्व। चलिए इस हेडिंग से हम स्टार्ट करते हैं। भारतीय राजनीतिक चिंतन में मनु को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। वे प्रथम राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने अराजकता का अंत कर सुशासन की स्थापना पर बल दिया। उन्होंने सीमित राजतंत्र का समर्थन करके जनता के अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं में अपनी पूर्ण आस्था व्यक्त की। मनुस्मृति हिंदू कानून का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। मनुस्मृति हिंदू कानून का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। परंपरानुसार हिंदू तो मनु को प्रथम विधिवेत्ता मानते हैं तथा अन्य विधि संग्रहों के बीच मतभेद की दशा में मनुस्मृति को ही प्रमाणिकता, जो प्रमाणित है वो ग्रंथ के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। चलिए देखते हैं। मनु के राजनीतिक विचारों का महत्व निम्नलिखित रूपों से स्पष्ट किया गया है। किन किन से? पहला, मनुस्मृति का व्यापक चिंतक क्षेत्र, यानी मनुस्मृति का व्यापक चिंतन क्षेत्र। ये साथियों आपको ब्लैक डॉट से डालना है इसकी हेडिंग। क्या? मनुस्मृति का व्यापक चिंतन क्षेत्र। चलिए देखते हैं। मनुस्मृति की विषय वस्तु का क्षेत्र पर्याप्त व्यापक है। मनु की राजनीतिक धर्म प्रधान विचारधारा का प्रतिपादन करती है, अतः मनुस्मृति में मानव धर्म का विस्तार पूर्वक विवेचन किया गया है। वास्तव में मनु के विचार मानव के धर्म, संस्कार, आचार व्यवहार और साथियों आगे देखते हैं आदि विविध विषयों की दार्शनिक एवं शास्त्रीय व्याख्या करते हैं। इस दृष्टि से मनुस्मृति का अधिकांश भाग हिंदू धर्म की
संहिता के रूप में माना जाता है। सेकंड की तरफ चलते हैं। धर्म प्रधान राजनीति का समर्थक। क्या? धर्म प्रधान राजनीति का समर्थक। मनुस्मृति के अंतर्गत राज्य धर्म अथवा राजनीतिक से संबंध रखने वाली बातें मनु के संपूर्ण दर्शन का अंग मात्र हैं, परंतु धर्म की रक्षा तथा अभिवृद्धि के लिए और मानव को धर्मरत रखने के लिए दंड की उत्पत्ति, उसकी महत्वता तथा दंड नीति को समुचित ढंग से लागू करने की व्यवस्था अति आवश्यक है। क्या? यानी अति आवश्यक है। राजधर्म के अंतर्गत मनु ने इन्हीं संपूर्ण व्यवस्थाओं का पूर्ण विवेचन किया है। मनु के राजनीतिक विचार धर्म प्रधान राजनीति का प्रतिपादन करते हैं। धर्म का अभिप्राय संपूर्ण मानव धर्म से है, जो वैदिक धर्म पर आधारित है। जो साथियों वैदिक धर्म पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्णाश्रम पर आधारित समाज व्यवस्था का समर्थक। इसमें देखते हैं साथियों, ये साथियों आपको जो हेडिंग है ये साथियों आपको ब्लैक डॉट से डालनी है। मनु वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं और उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था के सफल संचालन में ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थिति प्रदान की है। वर्ण व्यवस्था का आधार कार्य विभाजन का सिद्धांत है, जैसा कि पाश्चात्य राजनीतिक विचार प्लेटो के विचारों में भी पाया जाता है। मनु की जो व्यवस्था में नागरिक समानता का अभाव देखने को मिलता है, परंतु मनु द्वारा वर्णित राज्य वर्ग राज्य नहीं है। ब्राह्मण तथा क्षत्रियों को समाज में उच्च स्थिति प्रदान करने का मनु को, आगे देखते हैं साथियों, मनु का अभिप्राय अन्य वर्णों के हितों की अपेक्षा करना अथवा उन्हें दासता की स्थिति में रखना नहीं है। अवश्यमेव कुछ शासकीय उच्च पदों के लिए मनु उच्च वर्णों को वांछनीय मानते हैं, परंतु शासन में विधि पदों पर योग्यता तथा नैसर्गिक क्षमता के आधार पर अन्य वर्णों के व्यक्ति भी रखे जा सकते हैं। मनु का यह दृष्टिकोण तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत यथार्थवादी दृष्टिकोण की ओर संकेत करता है। ये साथियों 3 हेडिंग होगी। चौथी हेडिंग की तरफ चलते हैं। निरंकुश शासन व्यवस्था का विरोध। निरंकुश शासन व्यवस्था का विरोध। कुछ विद्वानों ने मनु को राजा के देवी अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादक मानने की भूल की है, जबकि मनु राजा के अधिकार को देवी नहीं मानते हैं। क्या? जबकि मनु राजा के अधिकारों को देवी नहीं मानते हैं, वह राजा को देवताओं की विभूतियों यानी गुणों से युक्त मानते हैं। उनकी यह धारणा राजा के देवी अधिकारों को मान्यता देकर निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करने की न होकर राजा पर अनेक दायित्वों को आरोपित करने की है, जिससे राजा प्रजा के साथ जो व्यवहार है करने में और अपने कार्यों का संपादन करने में अपने दायित्व के देवी स्वरूप को समझे। राजा सदैव धर्म के अधीन है, वह धर्म के नियमों के विरुद्ध कानून निर्माण का कार्य नहीं कर सकता। चलिए आगे चलते हैं साथियों। नहीं कर सकता। 5वीं हेडिंग की तरफ चलते हैं। सीमित राजतंत्र के सिद्धांत का प्रतिपादन। सीमित राजतंत्र के सिद्धांत का प्रतिपादन साथियों ये आप क्वेश्चन उतार के उसकी हेडिंग को आप लिख लें। साथियों आप इनकी हेडिंग को लिख लें। आप इनकी हेडिंग को 100% याद करके जाएं एग्जाम में, क्योंकि इन हेडिंग के नंबर मिलते हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप इन हेडिंग को याद कर लें। जैसे भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, उसका उत्तर जब आप याद करते हैं तो आप उसकी हेडिंग को भी साथ के साथ याद कर लें, क्योंकि हमें हेडिंग के सबसे ज़्यादा नंबर मिलते हैं जब हेडिंग के माध्यम से हम अच्छे उत्तर उसको देंगे। जो क्वेश्चन में कह रहा है उसके बाद हम उत्तर सही तरीके से करेंगे। चलिए 5वीं की तरफ चलते हैं। 5वीं हेडिंग
सीमित राजतंत्र के सिद्धांत का प्रतिपादक, सीमित राजतंत्र के सिद्धांत का प्रतिपादक। इस प्रकार मनु की राजतंत्रात्मक व्यवस्था पाश्चात्य देशों के राजतंत्र समर्थकों की धारणा से भिन्न है। मनु ने राजा के ऊपर कानून धर्म की मंत्रियों के परामर्श से शासन कार्य संचालित करने की तथा लोक परंपराओं को मान्यता देने के दायित्व की मर्यादाएं आरोपित की हैं। साथ ही राजा को स्थापित नियमों तथा सिद्धांतों के अनुसार न्याय व्यवस्था तथा वित्त व्यवस्था का संचालन करने की बात पर भी बल दिया है। इस प्रकार उन्होंने सीमित, मर्यादित तथा नियंत्रित राजतंत्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। छठी हेडिंग तरफ चलते हैं साथियों। राजतंत्र के लोक कल्याणकारी स्वरूप का समर्थक, राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप का समर्थक। राजा का प्रमुख उद्देश्य लोक कल्याण तथा राजा का प्रमुख दायित्व प्रजा रक्षण है। अतएव मनु का राजधर्म निरंकुश या स्वेच्छाचारी राजतंत्र के समर्थक से बहुत दूर है। राजा के गुण, कर्तव्य तथा स्वरूप और मंत्रियों के संबंध में मनु ने जो व्यवस्था दी है वह प्राचीन युग के राजतंत्र समर्थकों के लिए अनुकरणीय व्यवस्था थी। वह थी कर व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, वैदेशिक नीति, दूर संचार व्यवस्था, युद्ध की नैतिक आदि के संबंध से मनु ने जिन नैतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है उनकी यथार्थता तथा उत्कृष्टता इतनी महान है कि यदि आधुनिक राज्य उन सिद्धांतों को मानकर राजनीतिक व्यवहार में उन पर आचरण करे तो सच्चे अर्थ में, चलिए आगे देखते हैं, सच्चे अर्थ में साथियों आगे इसे बढ़ा लेते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्श की प्राप्ति में कोई बाधा नहीं आ सकती है। साथ ही वर्तमान समय का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वातावरण और मानव समाज जिन भ्रष्ट राजनीतिक आचरणों से दूषित हो रहा है उसका निराकरण हो सकता है, उसका निराकरण हो सकता है। क्वेश्चन 7 यानी साथियों 7वां हेडिंग, कठोर दंड व्यवस्था का समर्थक। क्या? कठोर दंड व्यवस्था का समर्थक। चलिए देखते हैं। मनु के न्याय तथा दंड संबंधी विचारों के विषय में कदाचित आधुनिक विचारकों को यह आपत्ति हो सकती है कि वे विधि के शासन तथा नागरिक के मूल अधिकारों के संरक्षण की लोकतंत्रीय धारणा से मेल नहीं खाते। साथ ही दंड व्यवस्था भी पर्याप्त कठोर एवं कुछ अंशों में अमानवीय प्रकृति की अतीत जो प्रतीत होती है। परंतु यह भी ध्यान देने की बात है कि उस युग में विश्व के बहुत से जन समूहों के मध्य ऐसी दंड व्यवस्था प्रचलित थी। आज स्वयं को सभ्यता के युग का मानव मानने वाले जन समूहों तथा राज्यों तक में अपराधियों के अपराध का ही सही पता लगाने के निमित्त पुलिस आज भी अमानवीय तरीके से अपनाती है। वर्तमान में भी राज्य मृत्युदंड को समाप्त करने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं। अतः मनु के इन विचारों को आलोचना को बहुत बल नहीं मिलता है। कठोर दंड व्यवस्था का समर्थन करते हुए मनु ने उसके लिए अनेक प्रतिबंधों की व्यवस्था की, यानी उसके लिए अनेक प्रतिबंधों की व्यवस्था भी की है। चलिए आगे देखते हैं साथियों। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे हम साथियों वीडियो अपलोड करें आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए आगे देखते हैं। इसमें मनु के राजनीतिक विचारों को स्वप्नलोकी आदर्शवाद के रूप में नहीं माना जा सकता। इसके लिए विपरीत उनके विचार व्यवहारिकता,
यथार्थता एवं नैतिकता से युक्त थे। मनु की व्यवस्था को धर्मतंत्रीय राज्य भी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि धर्म के संबंध में उनकी धारणा सांप्रदायिकता की घोतक नहीं है। इसके विपरीत मनु की धर्म प्रधान राजनीतिक व्यापक मानवीय धर्म पर आधारित थी। उसकी प्रधान विशेषता उसका नैतिकतावादी तथा मानवतावादी स्वरूप है। सही अर्थों में हिंदू धर्म का यही स्वरूप है। चलिए आगे देखते हैं। निरंतर बना रहा है और मनु ने उसे राज्य व्यवस्था के संदर्भ में पर्याप्त सावधानी के साथ प्रस्तुत किया है। तत्कालीन राज्य व्यवस्था के संबंध में सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक राजनीतिक एवं शासन पद्धति का इतना विशद एवं सांगोपांग विवरण प्रस्तुत करके मनु न केवल अपने ही युग के अपितु युग युगों के एक महान राजनीतिक विचारक सिद्ध होते हैं। क्या कि मनु ने केवल अपने ही युग के अपितु युग युगों के एक महान राजनीतिक विचारक सिद्ध होते हैं। साथियों, आज हमने ये आपके लिए 3 क्वेश्चन कराए थे। चौथा है और अगली वीडियो में हम आपको 4 क्वेश्चन कराने वाले हैं। आज इस वीडियो में आपको 3 क्वेश्चन कराएं, जो नेक्स्ट वीडियो साथियों उसमें हम आपको 4 क्वेश्चन कराएंगे। चौथा क्वेश्चन जो होगा साथियों वो मनुस्मृति में मनु द्वारा प्रतिपादित दंड नीति की विवेचना कीजिए, इसको हम कराएंगे। इसमें चौथे क्वेश्चन जब हम कराएंगे अगले वीडियो में 4 क्वेश्चन कराएंगे, 4 से लेकर 7 तक, 4, 5, 6, 7, तो साथियों 7 क्वेश्चन तक कराएंगे हम अगले वीडियो में। यदि साथियों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि एमए पॉलिटिकल साइंस की जो भी हम वीडियो अपलोड करें वो आप तक साथियों सबसे पहले पहुंच जाए और आप उसे सबसे पहले देख लें। और साथियों हम पेपर स्टार्ट होने से पहले चलो हम इस वीडियो को और इस पेपर को हम कंप्लीट कराएंगे। साथियों इस पेपर को यानी फर्स्ट पेपर है आपको कंप्लीट कराएंगे। यदि आपका फर्स्ट पेपर में हमें सबसे ज़्यादा प्यार मिला, लाइक आए, सब्सक्राइब आए, तो हम साथियों आपको विश्वास दिलाते हैं, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम संपूर्ण पेपरों की वीडियो इसी तरीके से अपलोड करते रहेंगे अपने यूट्यूब पर। चलिए साथियों यहीं तक। जय हिंद साथियों, नमस्कार, धन्यवाद साथियों।